हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलयन और विलयन के अवयव साथ ही साथ हमने सांद्रता व्यक्त करने की विधि में द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के पूरा डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको सजेस्ट करेंगे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत हमने देख लिया था, आयतन प्रतिशत देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान जब भी हम बात करेंगे द्रव्यमान की तो आपको हमेशा द्रव्यमान को ग्राम में लेना है, और आयतन की जब भी बात करेंगे या तो वो लीटर में रहेगा या तो ml में रहेगा। यहाँ पर हम परिभाषा पहले देख लेते हैं कि 100 ml के विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का भार जो ग्राम में होना चाहिए उस अवयव का द्रव्यमान उस अवयव के द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत कहलाता है। जैसे समझिएगा बात को कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक विलयन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये विलयन जो है वो 100 ml का है, या 100 ही ml मानते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 100 ml का एक विलयन बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ें होंगी, विलय भी होगा और विलायक भी होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि इसमें मैंने 50 ग्राम जो है 50 ग्राम चीनी मिलाया हुआ है ना, चीनी मिलाया हुआ है, 50 ग्राम जो है चीनी मिला हुआ है। तो चीनी जो है 50 ग्राम है और विलयन जो बन रहा है टोटल कितना बन रहा है, 100 ml का बन रहा है। तो अब इसमें जो है इसका चीनी का या फिर इसमें जो पानी रहेगा उसका आयतन प्रतिशत क्या होगा, इसी को हम कहते हैं कि यानी एक जो वैल्यू दिया रहेगा आपका, जो विलयन का वैल्यू दिया रहेगा ml में, और जो भार दिया रहेगा विलय या विलायक का वो आपका ग्राम में दिया रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो अब इसमें लिखा गया है कि 100 ml के विलयन, यानी विलयन जो पहले से बना हुआ है वो 100 ml का होना चाहिए। अब किसी भी अवयव का, ये विलय भी हो सकता है विलायक भी हो सकता है, जो वैल्यू ग्राम में दिया हो उसमें अगर हमको आयतन प्रतिशत पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, वही यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको W/V भी हम कह सकते हैं, क्योंकि W जो होता है भार होता है, V जो होता है वो आयतन होता है। ठीक है, तो मतलब इसको प्रतिशत को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान जो ग्राम में होना चाहिए, अब विलयन का कुल आयतन जो लीटर में या ml में होना चाहिए। ठीक है, ml में, यहाँ पर मैं मिलीलीटर लिख दूँ, है ना। मिलीलीटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में है, तो यहाँ पर भी ml में होना चाहिए। अगर मान लो लीटर में होता, ठीक है, तो इसका जो यूनिट आता है वो ग्राम प्रति लीटर, लेकिन हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो ये ग्राम में और इसको ml में रखिएगा। आइए एक प्रश्न करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 50 ग्राम चीनी को घोल कर एक 200 ml का एक विलयन बनाया गया। ठीक है, तो भैया चीनी कितना घोला जा रहा है, 50 ग्राम, और विलयन कितने का बनाया जा रहा है, 200 ml का विलयन बनाया गया है। चीनी के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। सबसे पहले हम डिनोट करेंगे, तो डिनोट करेंगे यानी जो चीनी का भार दिया है, चीनी का जो भार है, चीनी का भार वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो विलयन का आयतन है, तो यहाँ पर हम लिखें विलयन का आयतन, ये कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है 200 ml। ठीक है, अब इसमें हमको चीनी का आयतन प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चूँकि चीनी का निकालना है तो यहीं पर फार्मूले में हम बना सकते हैं चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर। ठीक है, तो यहाँ जो किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान लिखा है वो वहाँ क्या हो जाएगा, चीनी का द्रव्यमान किसी भी अवयव का, क्योंकि हमको ज्ञात नहीं था, अब हमको ज्ञात हो चुका है किसका निकालना है, तो चीनी का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का कुल आयतन ml या लीटर में होना चाहिए × 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ ml दिया हुआ था। अब इसी फार्मूले में ठीक हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। देखिए ये बराबर हम दिखा देते हैं W/V प्रतिशत इक्वल टू चीनी का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम, और जो विलयन का जो आयतन दिया है वो 200 ml दिया है, तो 200 ml, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ गया चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V प्रतिशत इक्वल टू कितना हमको मिला, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, प्रतिशत। आइए हम लोग अब जो टॉपिक है वो देखते हैं मोलरता। ठीक है, देखिए सांद्रता व्यक्त करने की विधि में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, और मोलरता जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को जो है समझ में नहीं आता है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मोलरता का जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम इस पर नज़र नहीं डालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और वही जो बार बार मैं आपको बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वही चीज़ बताता हूँ। देखिए हमको अगर कोई विलयन मिला है जो 1 लीटर का है, कितना है, 1 लीटर का है, जो डेफिनेशन बनाते हैं वो 1 लीटर से बनाते हैं, कि मान लीजिए हमको चीनी और पानी
ये दोनों चीज़ें घोल करके दी गई है और दोनों का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अब इसमें चीनी जितना है, पानी जितना है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको जो शरबत मिला है वो 1 लीटर का मिला है। तो अगर इसमें सपोज दैट इसमें अगर चीनी 50 ग्राम है ना, तो यानी 50 ग्राम जो चीनी है तो इसमें चीनी का कुछ मोल भी होगा, चीनी की कुछ सांद्रता होगी ना मोल में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर के विलयन में, ध्यान समझिएगा परिभाषा को, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, किसके मोलों की संख्या को, विलय जिसकी मात्रा कम हो या जो घुल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं। आइए परिभाषा को देखते हैं। 1 लीटर के विलयन में, विलयन कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं। आई होप परिभाषा क्लियर कर पा रहे होंगे कि किसकी संख्या, विलय के मोलों की संख्या। एक बात यही याद रखना है कि विलय के मोलों की संख्या को ही उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या क्या होती है अभी हम बताते हैं। देखिए मोलों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी एक तरफ से चलते हैं हम। सबसे पहले मोलरता का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखिए हमने क्या कहा, 1 लीटर के विलयन में घुला है, क्या घुला है, चीनी का मोल घुला है। तो हम कह सकते हैं क्या कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, कितने लीटर में, विलय के मोलों की संख्या मतलब कितना मोल विलय का घुला हुआ है इसमें 1 लीटर के विलयन में, है ना, वो चीज़ है। अब जो मोलरता होता है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम, और जो मोलों की संख्या होती है इसको स्मॉल एन से, और जो आयतन होता है इसको कैपिटल वी से। तो हम कह सकते हैं एम इक्वल टू एन बाई वी। अब चूंकि जो मोलों की संख्या होती है ना, वो डिपेंड करता है कि पदार्थ का भार कितना है। जैसे मैंने अभी कहा कि पदार्थ का भार कितना है, 50 ग्राम। अब जो पदार्थ का अणु भार होगा, अब अणु भार क्या चीज़ है देख लीजिए एक बार। अणु भार क्या चीज़ होता है उसको थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि H2O, इसका अणु भार बताइए, है ना। तो जितने भी परमाणु हैं या जितने भी तत्व हैं, सारे तत्वों के भारों का योग ही अणु भार कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का सर भार कितना होता है, तो 1 होता है, 2 से 1 का गुणा करा दीजिए। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है ना। अब आप कहेंगे सर भार ये कैसे आता है, तो भार याद करना पड़ता है, या ऐसा माना जाता है कि लगभग जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, उसी का दुगुना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको क्या होगा ये बात पता है। अब देखिए इसका दोनों का अगर गुणा कराएंगे तो 2 में 1 का 2 आ जाएगा, 16। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 18। तो ये जो 18 आया ये इसका अणु भार है, यानी कि किसी भी यौगिक में उपस्थित सारे तत्वों के भारों का योग ही क्या कहलाता है, अणु भार कहलाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का भार कितना है, 1 है। क्लोरीन का भार कितना होता है, तो 35.5 होता है भार। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36.5, कहीं कहीं 35 भी होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे NaOH का अणु भार कितना होगा, तो भाई हमको पता होना चाहिए सोडियम का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना है, और हाइड्रोजन का भार कितना है। सभी के भारों का योग कर दे तो सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का भार होता है 16, और हाइड्रोजन का भार होता है 1। तो यही हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 40। यानी 40 जो है वो हमारा क्या है, अणु भार है। अणु भार हमेशा किस में होता है, ग्राम में, ठीक है, सब जगह ग्राम में होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि मोलों की संख्या में 2 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। एक तो भार उसका दिया रहेगा, और दूसरा अणु भार हम किसी के यौगिक से उसके फार्मूले से जो होता है उसके भारों का योग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको मोलों की संख्या, पदार्थ का भार बटा अणु भार, पदार्थ के भार को W से डिनोट करते हैं, और अणु भार जो होता है उसको M से। तो अगर यही जो N का वैल्यू यहाँ पर है, हम यही मान यहाँ पर रख दें तो हमको मिल जाएगा M इक्वल टू W/M, जो स्मॉल m है, ठीक है, अणु भार है, और इंटू कैपिटल V। अब इससे संबंधित एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। चलिए देखिए, आइए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में 36 ग्राम, 36 या 3, चलिए 36 ग्राम ग्लूकोज 2 लीटर विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ है। 36 ग्राम ग्लूकोज
2 लीटर विलयन में घुला हुआ है तो विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता क्या होगी? देखो भाई, विलयन की मोलरता क्या होगी? क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब ये जो दिया वैल्यू जो दिया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज ही पानी में घुलेगा, इसका मतलब ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज आपका होगा विलय। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो ग्लूकोज विलय दे रहा है। विलय क्या है भाई? ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 कितना दे रहा है? 36 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 36 ग्राम दे रहा है। ठीक है, और जो पदार्थ का भार होता है उसको हम डिनोट करते हैं W से, यानी हम लिख सकते हैं तो ग्लूकोज का हो गया, यानी W बराबर हमको दे रहा है 36 ग्राम। ठीक है, अब विलयन का जो आयतन है, आयतन किसका दे रहा है भाई? विलयन का, पूरे विलयन का आयतन दे रहा है। ठीक है, विलयन का ही आयतन दे दिया हमको। विलयन का आयतन कितना दे रहा है? 2 लीटर। 2 लीटर दे रहा है। अब अगर हमको मोलों की संख्या पता चल जाए तो हम मोलरता निकाल सकते हैं, लेकिन मोलों की संख्या हमको पता ही नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर मोलों की संख्या ना पता हो तो हम W/m से निकाल सकते हैं, और m हमको पता हो गया है फार्मूला, तो आराम से इसका अणु भार निकाल सकते हैं। यानी C6H12O6 का अगर हम अणु भार निकाल लें, m का मान, अभी m का मान मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे भारों का योग ही अणु भार होता है। तो 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बन का जो भार होता है 12, हाइड्रोजन का जो भार होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का जो भार होता है 16 होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 72, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 16 छक्का 96, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 96 2 98 इधर हो जाएगा, यानी टोटल 180 ग्राम आएगा। ये कितना आएगा? 80, 9 1 10 10 7 17 18 180 ग्राम। ठीक है, तो भार यानी यम आ गया किसका? C6H12O6 का, ग्लूकोज का यम आ गया कितना? 180 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। तो मोलरता का फार्मूला यहाँ पर आप देखिए, मोलरता का फार्मूला अगर हमको भार अणु भार मोलों की संख्या दिया होता तब तो हम सीधा सीधा लगा देते, लेकिन मोलों की संख्या ना देकर हमको इसका मान दे रहा है, और इसका मान हम इससे जो आपका यौगिक था उसके सूत्र से निकाल लिए। तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाते हैं, यम इक्वल टू क्या? W/m इंटू कैपिटल भी। ठीक है, अब अगर मोलों की संख्या दिया होता तो डायरेक्टली आप रख देते हैं यहाँ पर, लेकिन मोलों की संख्या हमको नहीं दे रहा है, तो W का मान कितना दे रहा है? 36 ग्राम, तो 36 लिखिए, है ना। और नीचे कितना दे रहा है भाई? नीचे दे रहा है 180 ग्राम, और आयतन कितना दे रहा है? आयतन दे रहा है 2 लीटर। ठीक है, तो शायद कटेगा ये, तो इसको काट दीजिए, 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, 2, और ये बचेगा 10 नीचे, और ये बचेगा 2। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे काटा, 18 दूना 36, 2 हो गया, नीचे 10 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? 1/10। इसी को हम लिख सकते हैं 0.1, इसको हम लिख सकते हैं मोलर, या फिर इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, मोलर भी लिख सकते हैं, यहाँ ऑब्लिक में देखिए ये क्या, इसका मात्रक क्या होगा? मोल। पदार्थ जो मोलों की संख्या उसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है, मोल में इसको देखते हैं। ठीक है, और आयतन हमेशा लीटर में होता है, तो इसका मात्रक हम कह सकते हैं मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो मात्रक मोलर भी आप कह सकते हैं, मोलर, और मोल प्रति लीटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हमने बताया समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए मोलरता क्या होता है। 1 लीटर के विलयन में मैंने आप लोगों को बताया कि 1 लीटर का विलयन हो, विलयन कितना होना चाहिए? 1 लीटर का। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित जो विलय के मोलों की संख्या, यानी जो घोला गया उसके मोलों की संख्या को ही उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। मोलरता का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो मोलों की संख्या होती है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जो आयतन होता है लीटर में उसको v से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से जो मोलों की संख्या होती है उसका फार्मूला भी होता है पदार्थ का भार बटा अणु भार। अणु भार निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना भी यौगिक हो उसमें जितने भी तत्व हों उन सभी तत्वों के भारों का योग ही क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मोलों की संख्या निकाली, मोलों की संख्या W/m, और m का जो फार्मूला मिला वो W/m इंटू कैपिटल भी मिल गया। अब एक क्वेश्चन दे रहा है 36 ग्राम ग्लूकोज के 2 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक है, तो विलय का जो भार दे रहा है W को मान दे रहा है 36 ग्राम, आयतन इसका दे रहा है 2 लीटर, है ना। अब इसका अणु भार नहीं पता है, क्योंकि हम जब तक मोलों की संख्या नहीं निकालेंगे तब तक हम मोलरता नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमको m का मान निकालना बहुत ज़रूरी था। और m था क्या भाई? विलय था क्या? विलय हमारा ग्लूकोज था, तो m का मान इसका हमने निकाला 180 ग्राम आया। अब सीधा हमने क्या
क्या किया, फार्मूले में क्वेश्चन को रख दिया, m बराबर होता है W/m इंटू कैपिटल M बराबर W/m इंटू कैपिटल V। अब यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना है 1/10 और 1/10 का मतलब होता है 0.1। ये मोलर या मोल प्रति लीटर इसको बोल सकते हैं। तो मोलरता का आई होप जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं मोलरता। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो कट गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। 36 ग्राम ग्लूकोज को 2 लीटर विलेन में घोला गया है या घुला हुआ है, तो विलेन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो विलेय है वो C6H12O6 ग्लूकोज है, 36 ग्राम दिया है, आयतन 2 लीटर दिया है, इसका अणुभार हमने निकाल लिया है, 180 ग्राम आया है। सॉल्व करने पर ये जो हमको वैल्यू मिला है वो 0.1 मोलर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं या, है ना, या, क्योंकि ये देखिए n क्या होता है, n यहाँ पर n है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का जो मात्रक होता है मोल होता है। ठीक है, और V जो होता है आयतन होता है, तो इसी को हम मोल प्रति लीटर भी बोल सकते हैं या फिर 0.1 मोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए एक टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया अणुभार वाला, तो अणुभार में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है सर अणुभार निकालने नहीं आता। तो अणुभार आप आसानी से निकाल सकते हैं, केवल ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का जो भार है वो पता करके। हाइड्रोजन का भार कितना है, 1 है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन का भार कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 40। ठीक है, ये शुरू के 5 जो एलिमेंट है यही ज़्यादातर यौगिक में आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैंने कहा कि NaOH का भार निकालिए, तो यहाँ NaOH का जो भार दिया है, ठीक है, ये जैसे में हम यहाँ देख सकते हैं NaOH का जो भार है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितने भी तत्व हैं सबको हमको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है प्लस करके। जैसे इसमें देखिए सोडियम है, 1 सोडियम है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। अब इसमें जो भार दिया हुआ है आपको सब लिख देना है। जैसे सोडियम का भार कितना है 23 है, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना है 16 है, और हाइड्रोजन का भार कितना है 1 है। अब सभी के भारों का योग आप कर दीजिए, है ना। जब आप योग करेंगे जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा भार कितना 40। ठीक है, भार कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि H2O का अणुभार कितना होगा। अब फटाफट से इसको जो है आप लोग निकालिए और बताइए, कमेंट करके इसका बताइएगा आप लोग। चलिए मैं जो है दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर मैंने आपसे कह दिया कि NaCl का अणुभार कितना होगा, NaCl का, ठीक है, मैं क्वेश्चन में आपको दे दिया कि NaCl का जो अणुभार है, ये NaCl का अणुभार कितना होगा। देखिए इसका निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सोडियम का जो भार है यानी 23 है तो 23 लिख दें, और क्लोरीन का जो भार है वो कितना है 35.5 है तो 35.5 लिख दें। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5, तो इसका ये हो जाएगा अणुभार। ठीक है, H2O का भार आप लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन कर देंगे, प्लस कितना ऑक्सीजन है 16 ऑक्सीजन है केवल 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भार हमने यहाँ पर लिखा हुआ कितना होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 18, यानी H2O का जोड़ो भार आएगा वो क्या आएगा 18 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ये तीसरा था, और चौथा हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चौथा हमने आपको दे दिया कि C6H12O6 इसका हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें हमको एलिमेंट कौन कौन सा दिया है। कार्बन दिया है कितना है 6 है, तो 6 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन कितना दिया है 12 है तो 12 हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है तो 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, 0 मत समझिएगा, ये ऑक्सीजन है। आइए कार्बन का देखते हैं, तो कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 12 गुणे कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 गुणे हो जाएगा 16। अब इसी का हम गुणा कराते हैं, 12 छक्का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस 12 का 12 हो जाएगा, प्लस 16 छक्का 96। इसको जोड़ने पर हमारा आएगा कितना 180। तो यानी जो हमारा ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले लूँ कि HCl का जो अणुभार है वो कितना होगा। HCl का तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन का भार लिखिए प्लस क्लोरीन का भार, दोनों को जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का भार कितना है 1 है, प्लस क्लोरीन का भार कितना है, तो क्लोरीन का भार आप कहेंगे सर 35.5 है। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 36 कितना आएगा 5 है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई क्वेश्चन में आप लोगों को ये जो भार रहता है वो पहले से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमको इस मेथड से लगाना, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे मोलरता वाले टॉपिक पर। ठीक है,
चलिए हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं मोलरता। देखिए मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, इसमें बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जो मोलरता होता है वो 1 लीटर के विलयन में विलय की मोलों की संख्या जो होती है इसको कहते हैं मोलरता। और मोलरता क्या होता है कि 1 किग्रा, इसको 1000 ग्राम या 1 किग्रा विलायक, जैसे पानी क्या है विलायक है, वहाँ पर विलयन हो जाता है, वहाँ पर 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या थी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता क्या होता है कि विलय के मोलों की संख्या, विलायक का भार किग्रा में, वहाँ क्या था विलयन का आयतन लीटर में था, यहाँ क्या हो जाएगा विलायक का भार किग्रा में। ठीक है, तो अगर हम कहें कि मोलरता का फार्मूला क्या बनेगा तो N/W, N बराबर क्या होता है W/M होता है, बता ही चुके हैं आप लोगों को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जो विलायक का भार है वो किग्रा में है तो ठीक है फार्मूला यही रखेंगे, लेकिन अगर वैल्यू ग्राम में आ जाए तो हमको वैल्यू अगर मान लीजिए ग्राम में दे दे और हमको चूँकि किग्रा में होता है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फार्मूले के आगे यहाँ पर 1000 या हम ये कह दें कि हमको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो वही 1000 जो जाएगा तो फार्मूले में 1000 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ग्राम में, अगर क्या लिखेंगे, अगर विलायक का भार, विलायक का जो भार है वो ग्राम में दे दे तो क्या हो जाएगा भाई, मोलरता का फार्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर N/W, और इसको जो ग्राम है उसको किग्रा बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, तो यही वैल्यू ऊपर चला जाता है, फार्मूले में डायरेक्ट आपको करना है 1000। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि 20 ग्राम कास्टिक सोडा, तो भैया कास्टिक सोडा क्या होगा, कास्टिक सोडा आपका हो जाएगा विलय, है ना, तो विलय आपका दे रहा है कितना 20 ग्राम। तो पहले तो ये जो पदार्थ का भार होता है उसको W से डिनोट करते हैं, किसका है, NaOH के पदार्थ का जो भार है वो W कितना है 20 ग्राम है, लिख लो इसको। अब NaOH का अणु भार यानी M का मान हमको नहीं पता है, तो M का मान NaOH का हम निकाल लेते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सारे भारों का योग कर दीजिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, है ना, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, इसका मतलब आ जाएगा 40 ग्राम। ये तो M का मान निकल गया। ठीक है, अब जल में विलय किया गया, 400 ग्राम जल में दे रहा है विलय, यानी विलायक का जो भार दे रहा है, विलायक का भार, अब विलायक क्या है, जल है, H2O है, इसका भार कितना दे रहा है, इसका भार दे रहा है 400 ग्राम, तो भैया 400 ग्राम डायरेक्टली आपको लिख लेना है। ठीक है, अब फार्मूले पर आते हैं, सीधा सब कुछ हमको मिल चुका है, सीधा फार्मूला लगा देते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमको नहीं पता है, तो W/M होता है, N का मान, N बराबर क्या होता है W, तो सीधा फार्मूला हम क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर N/में कैपिटल W। देखिए ये जो वैल्यू दिया है ग्राम में, अगर किग्रा में होता तो कुछ नहीं करते, लेकिन ग्राम में दिया है तो फार्मूले में 1000 से गुणा कराना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, और N का भी हमने आपको पिछले टॉपिक में मोलरता वाले में बताया था कि N जो है वो W/M होता है, पदार्थ का भार बटा अणु भार, और यहाँ पर विलायक का भार कैपिटल W दे रहा है वो रखिए और 1000 रखिए। ठीक है, अब आइए स्मॉल W का मान कितना है, NaOH का जो भार दे रहा है कितना दे रहा है 20 ग्राम दे रहा है, तो 20 ग्राम हमको लिख देना है। ठीक है, अब गुणे में क्या कर देना है 1000, अब बटे में M का मान कितना दे रहा है, M का मान 40 आया है, तो 40 करते हैं, और कैपिटल W का मान कितना दे रहा है 400 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अब इसी को हमको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1000 इधर खत्म हो गया, और ये बचा 4, ये बचा 4, 16, यानी 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा आंसर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 डिवाइड जब करेंगे तो ये 4 एक बार में जाएगा, पहले 4 एकम 4, ठीक है, और फिर बचा पॉइंट लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, फिर 4 पंजे 20, 1.25। इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोलल, क्या होगा, मोलल होगा। लेकिन अगर हम कहें इसका मात्रक और भी हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये होता है पदार्थ का जो मोलों की संख्या होती है उसको कहते हैं मोल, और जो अणु भार होता है उसको ग्राम में हम किग्रा में कहते हैं, कि किग्रा में हमेशा बदलना होता है, तो मोल प्रति किग्रा भी कह सकते हैं, या मोल प्रति किग्रा भी हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मोलरता का जो टॉपिक है वो बिल्कुल मोलरता से ही संबंधित है, केवल उसमें जो मोलरता होती है उसमें यहाँ जो रहता है हमारा वो आ जाता है कि 1 लीटर का विलयन हो जाएगा। विलयन कितना हो जाएगा, 1 लीटर का विलयन, और यहाँ जो मोलरता में होगा वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जो रहेगा वो विलायक रहेगा। ठीक है, तो मोलरता का भी टॉपिक क्लियर हो गया, मोलरता का भी हो गया। अब आगे हम लोग सांद्रता व्यक्त करने की विधि में ppm, ठीक है, या मोल प्रभाज मोल अंश की का जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं।